अध्याय 6 गरुड़श्व और चाय की पत्तियां। अगले दिन जब हैरी, रॉन और हर्माइनी नाश्ते के लिए बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले ड्रेको मैल्फॉय दिखाई दिया। वो नागशक्ति के विद्यार्थियों को कोई मजेदार कहानी सुना रहा था। जब वे पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने बेहोश होने का मूर्खतापूर्ण नाटक किया, जिस पर ठहाके गूंज उठे। उसकी तरफ ध्यान मत दो, हरमाइनी बोली, जो हैरी के ठीक पीछे चल रही थी। उसकी तरफ ध्यान मत दो, कोई फायदा नहीं होगा। अरे पॉटर, पेंसी पाकिस्तान चीखी। नागशक्ति की इस लड़की का चेहरा किसी बदसूरत कुतिया जैसा था। पॉटर, दम पेशाब आ रहे हैं पॉटर, वो। हैरी गुरुद्वार की टेबल पर जॉर्ज वीजली के पास बैठ गया। थर्ड ईयर का टाइम टेबल, जॉर्ज ने उनकी तरफ टाइम टेबल बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ हैरी? मैल्फॉय, रॉन ने कहा, जो जॉर्ज के दूसरी तरफ बैठकर नागशक्ति के विद्यार्थियों को गुस्से से घूर रहा था। जॉर्ज ने देखा कि मैल्फॉय एक बार फिर डर के मारे बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उसने धीरे से कहा, वह घटिया लड़का जब दम पिशाच कल रात को हमारी तरफ वाले हिस्से में आए थे तब तो वो इतना बहादुर नहीं दिख रहा था। वो भागता हुआ हमारे कंपार्टमेंट में आ गया था, है ना फ्रेड? वह पूरा गीला था, फ्रेड ने मैल्फॉय को हिकारत से देखते हुए कहा। मेरे अंदर से भी सारी खुशी चली गई थी, जॉर्ज बोला। दम पिशाच बहुत भयानक चीज है, फ्रेड बोला। ऐसा लगता है जैसे खून बर्फ बन गया हो, है ना? तुम बेहोश तो नहीं हुए थे? हैरी ने धीमी आवाज में पूछा। भूल जाओ हैरी, जॉर्ज ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। डैडी को एक बार अज़्काबान जाना पड़ा था, याद है ना फ्रेड? और उन्होंने लौटकर कहा था कि उन्होंने इससे बुरी जगह नहीं देखी। वापस आने पर वे बहुत कमजोर हो गए थे और कांप रहे थे। दमपिशाच माहौल की सारी खुशी चूस जाते हैं। अज़्काबान के ज्यादातर कैदी पागल हो जाते हैं। देखते हैं मैल्फॉय हमारे पहले क्विडिच मैच के बाद कितना खुश होता है, फ्रेड बोला। इस साल का पहला मैच गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच है, याद है ना? क्विडिच मैच में हैरी और मैल्फॉय का सिर्फ एक बार ही आमना सामना हुआ था, जिसमें मैल्फॉय का बहुत बुरा हाल हुआ था। इस विचार से हैरी थोड़ा खुश हुआ और उसने सॉसेज वो फ्राई किए हुए टमाटर ले लिए। हरमाइनी अपना नया टाइम टेबल देख रही थी। उसने खुश होकर कहा, आहा, कितना अच्छा है, आज हमारे कुछ नए विषयों की क्लास भी शुरू है। हरमाइनी, रॉन ने उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारा टाइम टेबल गलत बना दिया है। देखो, तुम्हें एक दिन में 10 विषय पढ़ने हैं, इसके लिए पर्याप्त समय ही नहीं है। मैं संभाल लूंगी, मैं इस बारे में प्रोफेसर मैगोनिकल से बात कर चुकी हूँ। लेकिन देखो, रॉन ने हंसते हुए कहा, आज सुबह का टाइम टेबल देखो, 9 बजे ज्योतिष शास्त्र और उसके नीचे 9 बजे मगलुओं का अध्ययन। और रॉन हैरान होकर टाइम टेबल के थोड़ा और करीब झुका। देखो, उसके नीचे 9 बजे अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ने में अच्छी हो हरमाइनी, लेकिन कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। तुम एक ही समय पर 3 क्लासेस में कैसे रह सकती हो? हरमाइनी ने उसे झिड़कते हुए कहा, बेवकूफी की बातें मत करो। जाहिर है मैं एक ही समय पर 3 क्लासेस में नहीं रह सकती। तो फिर मुरब्बा इधर बढ़ा दो, हरमाइनी बोली। पर और रॉन, तुम्हें इससे क्या मतलब है अगर मेरा टाइम टेबल थोड़ा ज्यादा भरा है? हरमाइनी ने बेरुखी से कहा। मैंने तुम्हें बताया है ना, मैंने प्रोफेसर मैगोनिकल से इस बारे में बात कर ली है। तभी हैग्रिड बड़े हॉल में आ गया। वो अपना छछूंदर की खाल वाला लंबा ओवरकोट पहने था और बेध्यानी में अपने बड़े से हाथ से एक मरी हुई बिल्ली को लहरा रहा था। सब ठीक है? उसने उत्सुकता से पूछा जब वो स्टाफ टेबल की तरफ जाते समय रास्ते में रुका। आज हमारी जिंदगी की पहली क्लास है जिसमें हम तुम्हें पढ़ाएंगे। लंच के ठीक बाद सुबह 5 बजे से उठकर उसकी तैयारी कर रहे हैं। आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा। हम टीचर बन गए, कसम से। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी बिल्ली को लहराते हुए स्टाफ टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या पता वो किस चीज की तैयारी कर रहा है, रॉन ने तनाव भरी आवाज में कहा। विद्यार्थी अपनी अपनी क्लास में जाने लगे और हॉल खाली होने लगा। रॉन ने अपना टाइम टेबल देखा। बेहतर होगा कि हम भी चल दें। देखो, ज्योतिष शास्त्र की क्लास उत्तरी मीनार के ऊपर लगेगी, वहां पहुंचने में हमें 10 मिनट लग जाएंगे। उन्होंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया तथा फ्रेड और जॉर्ज से विदा लेकर हॉल के बाहर गए। जब वे नागशक्ति की टेबल के पास से गुजरे तो मैल्फॉय ने एक बार फिर बेहोश होने का अभिनय किया। जब हैरी प्रवेश हॉल में पहुंचा तो उसे पीछे से हंसी का ठहाका सुनाई दिया। महल से उत्तरी मीनार तक जाना आसान नहीं था। यह एक लंबी यात्रा थी। हालांकि उन्हें हॉगवर्ट्स में 2 साल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें महल के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और वे इससे पहले कभी भी उत्तरी मीनार में नहीं गए थे। कोई ना कोई शॉर्टकट होना चाहिए, रॉन ने हाँफते हुए कहा। जब वे 7वीं लंबी सीढ़ी पर चढ़े और एक अपरिचित जगह पर पहुंच गए जहां पत्थर की दीवार पर लटकी एक बड़ी तस्वीर के सिवाय और कुछ नहीं था। तस्वीर में घास का मैदान दिख रहा था।
हरमाइनी दाहिनी तरफ के खाली गलियारे में झांकते हुए बोली, मुझे लगता है कि रास्ता इधर से ही होगा। हो ही नहीं सकता, रॉन बोला, उधर तो दक्षिण दिशा है, देखो वहां की खिड़की के बाहर झील दिख रही है। हैरी पेंटिंग को देख रहा था। एक मोटा और भूरा टट्टू अभी अभी घास के उस मैदान में प्रकट हुआ था और घास चरने लगा। हैरी को अब इस बात की आदत पड़ चुकी थी कि हॉगवर्ट्स की तस्वीरों में बने लोग अपनी तस्वीरों को छोड़कर दूसरी तस्वीरों में एक दूसरे से मिलने जाते थे, लेकिन उसे यह देखने में बड़ा मजा आता था। एक पल बाद जिराब अख्तर पहने एक नाटा गोल मटोल सैनिक अपने टट्टू की तलाश में उस तस्वीर में घुस आया। उसके धातु के घुटनों पर घास के निशान देखकर लगता था कि वह अभी अभी गिरा था। आहा! वह हैरी, रॉन और हर्माइनी को देखकर चिल्लाया, ये दुष्ट लोग कौन है जिन्होंने मेरी निजी जागीर में घुसने की हिम्मत की है? शायद मेरे गिरने पर हंसी उड़ाने आए हो, कुत्तों कमीनों, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। उन्होंने हैरानी से देखा कि नाट्य सैनिक ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। इसके बाद वो जोर जोर से इसे हवा में घुमाने लगा और गुस्से में ऊपर नीचे उछलने लगा, लेकिन उसके कद के हिसाब से तलवार कुछ ज्यादा ही लंबी थी। एक जोरदार झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल घास पर गिरा। तुम ठीक तो हो? हैरी ने तस्वीर के पास खिसकते हुए कहा। घटिया और घमंडी आदमी, पीछे हटो कमीनों। सैनिक ने अपनी तलवार दोबारा पकड़ी और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तलवार घास में गहराई तक धंस गई थी। हालांकि उसने तलवार खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उसे बाहर नहीं निकाल पाया। आखिरकार मजबूरन उसे घास पर बैठना पड़ा और अपने लोहे के टोप को ऊपर करके अपने मुंह का पसीना पोंछना पड़ा। सुनिए, हैरी ने सैनिक की थकान का फायदा उठाते हुए कहा, हम उत्तरी मीनार की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आप वहां पहुंचने का रास्ता जानते हैं? खोज? सैनिक का गुस्सा तत्काल काफूर हो गया। वो उछलकर खड़ा हुआ, चिल्लाया, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पीछे आओ। हाँ, तो हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, नहीं तो इस कोशिश में बहादुरी से अपनी जान दे देंगे। उसने तलवार को खींचने की एक और निरर्थक कोशिश की। फिर उसने अपने मोटे टट्टू पर बैठने की असफल कोशिश की और चिल्लाया, श्रेष्ठ पुरुषों और कुलीन महिला, हम पैदल ही अपने अभियान पर चलते हैं, चलिए चलिए। और इसके बाद वो भागते हुए बाईं तरफ की तस्वीर में पहुंच गया और ओझल हो गया। वे उसके जिरब अख्तर की आवाज का पीछा करते हुए गलियारे में भागने लगे। बीच बीच में वह उन्हें किसी आगे आने वाली तस्वीर में भागता हुआ दिख जाता था। हिम्मत रखो, अभी सबसे बुरी विपत्ति आना बाकी है, सैनिक चीखा। उन्होंने देखा कि वो एक संकरी घुमावदार सीढ़ी की दीवार पर टंगी तस्वीर के बीच में प्रकट हो गया था, जिसमें मौजूद औरतें उसे देखकर दहशत में आ गई थीं। हैरी, रॉन और हर्माइनी जोर जोर से हाँफते हुए घुमावदार सीढ़ी पर चढ़ने लगे। उनका सिर घूमने लगा। आखिरकार तभी उन्हें ऊपर से आते लोगों के बोलने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी और वे समझ गए कि वे उत्तरी मीनार वाली क्लासरूम तक पहुंच गए हैं। अलविदा, सैनिक चिल्लाया और उसने अपना सिर कुछ बुरे दिखने वाले सन्यासियों की तस्वीर में घुसा दिया। अलविदा साथियों, अगर आपको कभी किसी महान और साहसी व्यक्ति की जरूरत हो तो सर कैडोगन को याद कर लेना। हाँ, हम याद कर लेंगे, रॉन बुदबुदाया और सैनिक के गायब होने के बाद उसने यह भी जोड़ दिया, अगर हमें किसी पागल की जरूरत होगी। वे लोग आखिरी कुछ सीढ़ियां चढ़े और एक छोटी सी जगह पर पहुंचे जहां क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पहले ही आ चुके थे। सामने एक भी दरवाजा नहीं था। रॉन ने हैरी को दिखाते हुए छत की तरफ इशारा किया, जहां पर एक गोल दरवाजा दिख रहा था। उस दरवाजे पर पीतल की एक पट्टी लगी थी। सिबिल ट्रिलोनी, ज्योतिष शास्त्र अध्यापिका, हैरी ने उस पट्टी पर लिखे शब्द पढ़ते हुए कहा। पर हम वहां पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सवाल सुन लिया हो, क्योंकि उसी समय छत का दरवाजा अचानक खुला। उसमें से एक सफेद सीढ़ी नीचे की तरफ हैरी के पैरों के पास आ गई। हर विद्यार्थी खामोश हो गया। पहले आप, रॉन ने हंसते हुए कहा, इसलिए हैरी सबसे पहले सीढ़ी पर चढ़ा। वो एक ऐसे क्लासरूम में पहुंचा जिससे अजीब क्लासरूम उसने आज तक नहीं देखा था। दरअसल ये क्लासरूम जैसा दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह अटारी और पुराने जमाने की चाय की दुकान का मिला जुला रूप हो। इसमें कम से कम 20 छोटी गोल टेबलें ठसाठस भरी थीं, जिनके चारों तरफ कुर्सियां और मोटे कुशन रखे थे। हर चीज पर धीमी लाल रोशनी पड़ रही थी। सभी खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। कई लैंपों पर गहरे लाल स्कार्फ डले थे। अंदर दम घोटू गर्मी थी और मेंटल पीस के नीचे जलती आग से बदबू आ रही थी। आग में तांबे की एक बड़ी केतली गर्म हो रही थी। गोलाकार दीवारों की चारों तरफ लगी अलमारियों में धूल से सने पंख, मोमबत्तियों के ठूठ, कटे फटे ताश के पत्तों की गड्डियां, अनगिनत सफेद भाग्य दर्पण और चाय के बहुत सारे कप रखे थे। हैरी के पीछे पीछे रॉन भी आ गया और कुछ ही समय में पूरी क्लास उनके आसपास इकट्ठा हो गई। वे सब फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। टीचर कहाँ है? रॉन ने कहा। अचानक छायाओं से एक धीमी धुंध भरी आवाज आई। स्वागत है
आवाज ने कहा, आखिरकार तुम्हें इस दुनिया में देखना बहुत अच्छा लगा। हैरी को पहली नजर में लगा जैसे कोई बड़ा चमकता कीड़ा आ गया हो। प्रोफेसर ट्रिलोनी जब आग की रोशनी में आई तो उन लोगों ने देखा कि वे दुबली पतली थीं। बड़े चश्मे के कारण उनकी आंखें कई गुना बड़ी दिख रही थी और उन्होंने सितारों जड़ी चमकीली शॉल ओढ़ रखी थी। उनकी लंबी और पतली गर्दन में अनगिनत मालाएं लटक रही थीं। उनके हाथों में कड़े और अंगूठियां थी। बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ, उन्होंने कहा। ये सुनते ही सभी विद्यार्थी कुर्सियों पर बैठ गए या मोटे कुशनों में धंस गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठ गए। ज्योतिष शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा, जो आग के सामने वाली पंख लगी कुर्सी पर बैठ गई। मेरा नाम प्रोफेसर ट्रिलोनी है। हो सकता है तुम लोगों ने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो। मुझे लगता है कि स्कूल की भागम भाग में ज़्यादा बार पढ़ने से मेरे मन की आँख धुंधली हो जाती है। किसी ने भी इस असाधारण बात पर कुछ भी नहीं कहा। प्रोफेसर ट्रिलोनी नज़ाकत से अपना शॉल ठीक करते हुए आगे बोली, तो तुम लोगों ने पढ़ने के लिए ज्योतिष शास्त्र को चुना है, जो सभी जादू कलाओं में सबसे मुश्किल कला है। मुझे तुम्हें शुरू में ही ये चेतावनी दे देनी चाहिए कि अगर तुम्हारे अंदर भविष्य देखने की शक्ति नहीं है तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाऊंगी। पुस्तकें इस मामले में तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। इन शब्दों पर हैरी और रॉन दोनों ने ही हरमाइनी की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जो यह सुनकर हैरान थी कि पुस्तकें इस विषय में ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगी। बहुत से जादूगरों जादूगरनियां मंत्रों, काढ़ों और अदृश्य होने के क्षेत्र में तो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन भविष्य के रहस्यों को नहीं समझ पाते, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने आगे कहा। उनकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें विद्यार्थियों के घबराए चेहरों पर घूमती रहीं। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तुम सुनो लड़के, उन्होंने अचानक नेविल से कहा, जो उनकी आवाज़ सुनकर अपने कुशन से गिरते गिरते बचा। क्या तुम्हारी दादी ठीक है? नेविल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है ठीक ही होंगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने यकीन से नहीं कहती, प्रोफेसर ट्रिलोनी बोली। आग की रोशनी में उनके लंबे ईयरिंग चमक रहे थे जिसमें पन्ने लगे थे। नेविल ने थूक गटका। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने शांत स्वर में आगे कहा, हम इस साल ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत पद्धतियां पढ़ेंगे। पहले सत्र में हम चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ना सीखेंगे। अगले सत्र में हम हस्तरेखाओं का अध्ययन करेंगे। तुम सुनो लड़की, उन्होंने अचानक पार्वती पाटिल से कहा, लाल बाल वाले आदमी से सावधान रहना। पार्वती ने अपने ठीक पीछे बैठे हुए रॉन को दहशत से देखा और अपनी कुर्सी उससे दूर खिसका ली। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने आगे कहा, गर्मियों में हम भाग्य दर्पण की पढ़ाई करेंगे, बशर्ते हम इससे पहले आग के अपशगुन पूरे ना कर लें। दुर्भाग्य से फरवरी में फ्लू का प्रकोप फैलने के कारण क्लासों में बाधा पड़ेगी। मेरी खुद की आवाज़ चली जाएगी और ईस्टर के आसपास हम में से कोई एक हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। यह सुनकर एक बहुत तनावपूर्ण खामोशी छा गई, लेकिन प्रोफेसर ट्रिलोनी को इस बात का पता नहीं था। सुनो, उन्होंने लेवेंडर ब्राउन से कहा, जो सबसे पास बैठी थी। उनकी बात सुनते ही वो घबराकर अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई। क्या तुम चाय का सबसे बड़ा सफ़ेद पॉट उठाकर ला सकती हो? लेवेंडर राहत की सांस लेते हुए खड़ी हुई और शेल्फ से एक बड़ा टी पॉट उठाकर उसे प्रोफेसर ट्रिलोनी के सामने टेबल पर रख दिया। धन्यवाद लड़की। वैसे तुम्हें जिसका डर है वह शुक्रवार 16 अक्टूबर को होगी। लेवेंडर को कपकपी छूट गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जोड़ियाँ बना लो। शेल्फ से चाय का एक कप उठाकर मेरे पास आओ और मैं इसे भर दूंगी। फिर बैठकर चाय पियो। तब तक पीना जब तक कि सिर्फ चाय की पत्तियाँ ना बचे। फिर बाएं हाथ से इन्हें कप में 3 बार घुमाना। फिर कप को उसकी तश्तरी पर उल्टी रखना। इसके बाद तब तक इंतजार करना जब तक चाय की आखिरी बूंद ना बह जाए। जब ये सब कर लो तो फिर अपना कप अपने पार्टनर को पढ़ने के लिए दे देना। तुम लोग भविष्य का खुलासा के पृष्ठ 5 और 6 का प्रयोग करके आकृतियों का विश्लेषण करोगे। तुम्हारी मदद करने और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे बीच में घूमती रहूंगी। और तुम, उन्होंने नेविल की बांह पकड़ते हुए कहा, जो उठने की कोशिश कर रहा था, जब तुम अपना पहला कप तोड़ दो तो उसके बाद मेहरबानी करके नीला कप उठाना। मुझे गुलाबी कप थोड़े ज्यादा पसंद है। और ऐसा ही हुआ। नेविल अभी चाय के कपों की शेल्फ तक पहुंचा ही था कि वहां पर कप टूटने की आवाज आई। प्रोफेसर ट्रिलोनी एक झाड़ू और कचरे की टोकरी लेकर उसके पास पहुंची और बोली, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो नीला कप उठाना। धन्यवाद लड़के। जब हैरी और रॉन के चाय के कप भर गए तो वे वापस अपनी टेबल पर पहुंच गए और उन्होंने गर्म चाय को जल्दी से पीने की कोशिश की। उन्होंने चाय की बची हुई पत्तियों को प्रोफेसर ट्रिलोनी के बताए तरीके से हिलाया,
फिर कप की आखिरी बूंद को गिरा दिया और अंत में उन्होंने अपने कप बदल लिए। ठीक है, रॉन बोला जब उन दोनों ने अपनी पुस्तकों के 5 और 6 नंबर के पृष्ठ खोल लिए। तुम्हें मेरे कप में क्या दिखता है? गीला भूरा मसाला, हैरी बोला। कप में भरे बदबूदार धुएं के कारण उसका दिमाग घूम रहा था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी चिल्लाई, अपने दिमाग का दायरा बढ़ाओ मेरे बच्चों और अपनी आंखों से इस दुनिया के पार देखने की कोशिश करो। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, तुम्हारे कप में मुझे क्रॉस जैसी चीज दिख रही है, उसने भविष्य का खुलासा किताब को देखते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें मुश्किलों और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में अफसोस है, लेकिन एक ऐसी चीज भी दिख रही है जो शायद सूरज हो सकता है। जरा ठहरो, इसका मतलब है बहुत खुशी। तो तुम कष्ट में रहोगे लेकिन तुम्हें खुशी होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मन की आंख की जांच करवानी चाहिए, रॉन बोला। उन दोनों को ही अपनी हंसी रोकनी पड़ी क्योंकि प्रोफेसर ट्रेलॉनी उन्हीं की तरफ आ रही थी। अब मेरी बारी है, रॉन ने हैरी की चाय के कप में झांका। इस कोशिश में उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वह बोला, गोल हेड जैसा कुछ दिख रहा है, शायद तुम जादू मंत्रालय में काम करोगे। उसने चाय के कप को दूसरी तरफ से देखा। लेकिन इस तरफ से यह जैतून के फल जैसा दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? उसने भविष्य का खुलासा किताब में देखा। अप्रत्याशित धन, बहुत बढ़िया, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे देना। और यहाँ पर एक और चीज दिख रही है। उसने कप को एक बार फिर मोड़ा, जो किसी जानवर जैसी है। हाँ, अगर ये इसका सर है तो ये दरियाई घोड़े की तरह दिखता है, नहीं भेड़ की तरह। जब ये सुनकर हैरी की हंसी फूट पड़ी तो प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने मुड़कर देखा। मुझे देखने दो बच्चे, उन्होंने रॉन को झिड़कते हुए कहा और उसके हाथ से हैरी का कप छीन लिया। सब विद्यार्थी खामोश होकर देखने लगे। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने चाय के कप को घूरा। वे इसे घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाती रही। बाज मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई घातक दुश्मन है। लेकिन ये बात तो सब जानते हैं, हरमाइनी ने जोर से फुसफुसाते हुए कहा। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने उसे घूरा। हैरी, और तुम जानते हो कौन के बारे में तो सब जानते हैं, हरमाइनी बोली। हैरी और रॉन ने उसे आश्चर्य तथा प्रशंसा के मिले जुले भाव से देखा। उन्होंने पहले कभी हरमाइनी को किसी टीचर से इस तरह बोलते नहीं सुना था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर अपनी बड़ी आंखें हैरी के कप की तरफ की और उसे लगातार घुमाती रहीं। मुदगर यानी हमला। ओह ओह, इस कप की भविष्यवाणी सुखद नहीं है। मुझे यह गोल हैट लगा था, रॉन ने झिझकते हुए कहा। खोपड़ी, तुम्हारे रास्ते में खतरा है बच्चे। हरमाइनी को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर प्रोफेसर ट्रेलॉनी को देख रहे थे। उन्होंने कप को आखिरी बार घुमाया, आ भरी और फिर उनकी चीख निकल गई। एक और कप टूटने की आवाज आई। नेविल ने अपना दूसरा कप भी तोड़ दिया था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी एक खाली कुर्सी पर धंस कर बैठ गई। उनका हाथ उनके दिल पर था और आंखें बंद थी। मेरे प्यारे बच्चे, बेचारे प्यारे बच्चे, नहीं, चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। नहीं, मुझसे मत पूछना। डीन थॉमस ने तत्काल पूछा, उस कप में क्या है प्रोफेसर? सभी विद्यार्थी खड़े हो गए और धीरे धीरे हैरी तथा रॉन की टेबल के पास जमा हो गए ताकि वे प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पास से हैरी का कप देख सकें। मेरे बच्चे, प्रोफेसर ट्रेलॉनी की बड़ी आंखें नाटकीय रूप से खुल गईं। तुम्हारे कप में ग्रिम है। क्या है? हैरी ने पूछा। वह इसका मतलब नहीं समझा। उसे साफ दिख रहा था कि उसके अलावा कई और लोग भी इसका मतलब नहीं समझ पाए थे। डीन थॉमस ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचकाए और लेवेंडर ब्राउन ने उलझन दिखाई, लेकिन बाकी सबने दहशत में अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ग्रिम मेरे बच्चे, ग्रिम, प्रोफेसर ट्रेलॉनी चीखी, जो इस बात पर हैरान थी कि हैरी इसका मतलब नहीं जानता था। दैत्य भुताहा कुत्ता जो कब्रिस्तानों में घूमता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक अपशगुन है, सबसे बुरा अपशगुन, मौत का अपशगुन। हैरी के पेट में उथल पुथल होने लगी। फ्लरिश एंड ब्लॉट्स में मौत के अपशगुन किताब के कवर वाला कुत्ता, मैग्नोलिया क्रेसेंट में अंधेरे में दिखने वाला कुत्ता, अब लेवेंडर ब्राउन ने भी मुंह पर हाथ रख लिया। सभी हैरी की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी को छोड़कर। हरमाइनी उठी और प्रोफेसर ट्रेलॉनी की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने सपाट अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि यह ग्रिम जैसा दिखता है। प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने हरमाइनी को नापसंदगी के भाव से देखा। माफ करना मेरी बच्ची, लेकिन तुम में भविष्य को देखने वाला आभा मंडल बहुत कम नजर आ रहा है। तुम में भविष्य की तरंगों को ग्रहण करने की बहुत कम शक्ति है। सीमस फिनिगन अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा करने पर यह ग्रिम जैसा दिखता है। फिर उसने बाईं तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन यहाँ से यह गधे की तरह दिखता है। आप लोग ये फैसला कब करेंगे कि मैं मरने वाला हूँ या नहीं? हैरी ने कहा और अपने शब्द सुनकर वो खुद भी हैरान रह गया। अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता है आज की पढ़ाई यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए, प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने अपनी कांपती आवाज में कहा। हाँ, अपना सामान सही जगह पर रख दो।
चुपचाप पूरी क्लास ने अपने चाय के कप प्रोफेसर ट्रिलोनी की अलमारी पर रख दिए, अपनी पुस्तकें अपने बैग में रखीं और बैग बंद कर लिए। यहाँ तक कि रॉन ने भी हैरी से नजरें नहीं मिलाई। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने धीमे से कहा, दोबारा मिलने तक आप लोगों की किस्मत अच्छी रहे। और बेटे, उन्होंने नेविल की तरफ इशारा किया, तुम अगली क्लास में देर से आओगे, इसलिए ज्यादा मेहनत करना ताकि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रोफेसर ट्रिलोनी की सीढ़ी से नीचे उतरकर प्रोफेसर मैकगोनागल की रूप परिवर्तन की कक्षा की तरफ चल दिए। उनके क्लासरूम को खोजने में उन्हें इतना ज्यादा समय लगा कि हालांकि वे ज्योतिष शास्त्र की कक्षा से जल्दी आ गए थे, लेकिन वे बस किसी तरह ठीक समय पर ही पहुंच पाए। हैरी ने बैठने के लिए क्लास में सबसे पीछे वाली सीट चुनी। उसे लगा जैसे वो बहुत ही चमकदार स्पॉटलाइट में बैठा हो। पूरी क्लास उसकी तरफ चोरी चोरी देख रही थी, जैसे वो किसी भी पल मर सकता हो। उसने बिल्कुल नहीं सुना कि प्रोफेसर मैकगोनागल नर पशुओं, ऐसे जानवर जो रूप बदलकर जानवर बन सकते हैं, के बारे में क्या समझा रही थी। उसने यह भी नहीं देखा कि प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी आंखों के सामने रूप बदलकर धारीदार बिल्ली में बदल गई, जिसकी आंखों के चारों तरफ चश्मे के निशान थे। तुम लोगों को आज हो क्या गया है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने दोबारा अपने असली रूप में आते हुए उन सबको घूरते हुए कहा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब मेरे रूप बदलकर बिल्ली बनने पर क्लास के बच्चों ने तालियां नहीं बजाई है। सबका सिर एक बार फिर हैरी की तरफ घूम गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर हरमाइनी ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, हम अभी ज्योतिष शास्त्र की पहली क्लास से आ रहे हैं। हम आज चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ रहे थे और अच्छा, जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने अचानक त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है मिस ग्रेंजर। मुझे बताओ, इस साल तुम में से कौन मरने वाला है? हर विद्यार्थियों ने घूरने लगा। मैं, हैरी ने आखिरकार कहा। अच्छा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी को अपनी मनकेदार आंखों से देखते हुए कहा, तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए पॉटर कि सिबिल ट्रिलोनी जब से स्कूल में आई हैं, तब से हर साल एक विद्यार्थी के मरने की भविष्यवाणी कर रही हैं। अब तक उनमें से कोई भी नहीं मरा है। किसी नई क्लास का स्वागत करते समय मौत के अपशगुन दिखाना उनका प्रिय शौक है। मैं अपने सहकर्मियों की बुराई नहीं करती, वरना प्रोफेसर मैकगोनागल बीच में ही रुक गईं। उनके नथुने सफेद हो गए थे। फिर उन्होंने अधिक शांति से आगे कहा, ज्योतिष शास्त्र जादू की सबसे कम सटीक शाखाओं में से एक है। मैं तुम लोगों से ये बात नहीं छुपाऊंगी कि मुझसे ज्योतिष विद्या ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। सच्चे ज्योतिषी बहुत कम होते हैं। और प्रोफेसर ट्रिलोनी, वे एक बार फिर ठहरी और इसके बाद समान लहजे में बोली, तुम मुझे अच्छी हालत में दिख रहे हो पॉटर, इसलिए माफ करना, मैं तुम्हें होमवर्क में कोई छूट नहीं दूंगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हें होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। हरमाइनी हंसी। हैरी को भी थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। प्रोफेसर ट्रिलोनी के क्लासरूम की धीमी लाल रोशनी और दिमाग चकराती बदबू से दूर चाय की पत्तियों से घबराना बेवकूफी लग रहा था। बहरहाल हर विद्यार्थी को अब भी यकीन नहीं हुआ था। रॉन अब भी चिंतित दिख रहा था और लवेंडर फुसफुसा कर बोली, नेविल का कप तो टूटा था। रूप परिवर्तन की कक्षा खत्म होने के बाद वे लंच के लिए बड़े हॉल की तरफ जाने वाली भीड़ में शामिल हो गए। रॉन, खुश हो जाओ, हरमाइनी बोली और उसकी तरफ मीट वाली कढ़ाई सरका दी। तुमने सुना ना प्रोफेसर मैकगोनागल ने क्या कहा था? रॉन ने अपनी प्लेट में मीट रखा और अपना कांटा उठा लिया, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया। हैरी, वो धीमी और गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें कहीं कोई बड़ा काला कुत्ता तो नहीं दिखा है? हाँ, दिखा है, हैरी बोला, उस रात को जब मैं डर्सली परिवार के घर से भागा था। रॉन के हाथ से कांटा खन की आवाज के साथ गिर गया। शायद कोई आवारा कुत्ता रहा होगा, हरमाइनी ने शांति से कहा। रॉन ने हरमाइनी की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वो बोला, हरमाइनी, अगर हैरी ने ग्रिम देखा है तो यह बहुत बुरा है। मेरे अंकल बिलियस ने ग्रिम देखा था और वे 24 घंटे में ही मर गए थे। यह संयोग भी तो हो सकता है, हरमाइनी ने कद्दू का जूस डालते हुए कहा। तुम जानती ही नहीं हो कि तुम किस बारे में बोल रही हो। रॉन को अब गुस्सा आने लगा था। ग्रिम से ज्यादातर जादूगर तो इतने डर जाते हैं कि उनकी जान ही निकल जाती है। तुमने सही कहा, हरमाइनी ने श्रेष्ठता वाले अंदाज में कहा। वे ग्रिम को देखते हैं और दहशत के कारण मर जाते हैं। ग्रिम अपशगुन नहीं बल्कि मौत का कारण है। और हैरी अब तक हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो इतना मूर्ख नहीं है कि ग्रिम को देखकर दहशत में आ जाए। अच्छा, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो अब मैं थोड़ा पढ़ लूं। रॉन ने अवाक होकर हरमाइनी को देखा। हरमाइनी ने अपना बैग खोलकर उसमें से अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की नई किताब निकाली और उसे जूस के जग से टिका लिया। मुझे ज्योतिष शास्त्र थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, उसने पन्ना खोजते हुए कहा। मेरे ख्याल से यह बहुत अंदाजमार काम है। इसमें कोई शक नहीं कि उस कप में ग्रिम था, रॉन ने गर्मी से कहा। हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा, जब तुम हैरी से कह रहे थे कि यह भेड़ थी तब तो तुम्हें इतना विश्वास नहीं था।
प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा था कि तुम में भविष्य को देखने वाला आभा मंडल नहीं है, तुम किसी विषय में डब्बा हो, यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। हरमाइनी ने अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन किताब को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि गोश्त और गाजर के टुकड़े हर तरफ उड़कर बिखर गए। अगर ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने का मतलब यह है कि मुझे चाय की पत्तियों में मौत के अपशगुन दिखने का नाटक करना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक यह विषय पढ़ूंगी। अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की क्लास की तुलना में तो ज्योतिष शास्त्र की क्लास बकवास थी। उसने पलटकर अपना बैग उठाया और चल दी। रॉन पीछे से उसे घूरता रहा। उसने हैरी से कहा, वह क्या बोल के गई? अंकों के जादुई महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन की क्लास में तो वह अभी गई ही नहीं है। लंच के बाद महल से बाहर आकर हैरी खुश हुआ। कल की बारिश अब बंद हो चुकी थी। आसमान अब साफ, हल्का भूरा और मुलायम घास में नमी थी। ऐसे माहौल में वे जादुई प्राणियों की देखभाल की पहली क्लास के लिए चल दिए। रॉन और हरमाइनी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। हैरी भी बिना कुछ बोले उनके साथ चल रहा था। फिर वे अंधेरे जंगल के किनारे पर बनी हैग्रिड की झोपड़ी के पास वाली हरियाली भरी ढलान से नीचे उतरे। तभी उसने अपने सामने 3 जानी पहचानी पीठें देखी, जिससे उसे पता चल गया कि इस क्लास में उन्हें नागशक्ति के विद्यार्थियों के साथ पढ़ना होगा। मेल्फॉय किलकारियां भरते हुए क्रैब और ग्वाइल के साथ उत्साह से बातें कर रहा था। हैरी अच्छी तरह जानता था कि वे किस बारे में बातचीत कर रहे होंगे। हैरी अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर विद्यार्थियों का इंतजार कर रहा था। वो अपना छछूंदर की खाल वाला ओवरकोट पहने खड़ा था। फैंग नाम का कुत्ता उसके पास ही था। हैग्रिड पढ़ाना शुरू करने के लिए उतावला दिख रहा था। विद्यार्थियों के पास आने पर हैग्रिड बोला, चलो आगे बढ़ो, तुम लोगों के लिए आज एक बहुत ही मजेदार सबक है, बहुत बढ़िया सबक है। सब लोग आ गए तो ठीक है, हमारे पीछे आओ। एक पल के लिए तो हैरी डर गया। उसने सोचा कि हैग्रिड उन्हें जंगल में ले जा रहा है। हैरी को जंगल में इतने बुरे अनुभव हो चुके थे कि वो अब वहां जिंदगी में कभी नहीं जाना चाहता था। बहरहाल हैग्रिड उन्हें पेड़ों के करीब ले गया। 5 मिनट बाद वे एक तरह के बाड़े के बाहर खड़े थे। बाड़े में कुछ भी नहीं था। सब लोग फेंस के चारों तरफ खड़े हो जाओ, उसने कहा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो अपनी किताब खोलो। कैसे? ड्रेको मेल्फॉय की ठंडी धीमी आवाज आई। क्या? हैग्रिड बोला। हम अपनी किताबें कैसे खोलें? मेल्फॉय ने दोबारा पूछा। उसने भयानक जानवरों की भयानक किताब बाहर निकाली, जिसे उसने रस्सी से बांध रखा था। बाकी लोगों ने भी अपनी किताबें बाहर निकाली। कुछ ने हैरी की तरह अपनी किताबें बेल्ट से बांध रखी थी। बाकी ने उन्हें या तो टाइट बैग के अंदर रखा था या उन्हें बड़ी क्लिप से बंद रखा था। क्या तुम में से कोई भी अपनी किताब नहीं खोल पाया? हैग्रिड ने निराश दिखते हुए पूछा। पूरी क्लास ने सिर हिलाया। तुम्हें उन्हें पुचकारना चाहिए, हैग्रिड ने कहा, जैसे दुनिया की सबसे स्पष्ट चीज है। देखो। उसने हरमाइनी की किताब ली और उस पर लगे सेलो टेप को हटा दिया। किताब ने काटने की कोशिश की, लेकिन हैग्रिड ने उसकी पीठ पर उंगलियां फिराई। किताब कांपी और फिर स्थिर होकर उसके हाथ में पड़ी रही। अरे हम लोग कितने मूर्ख थे, मेल्फॉय ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हमें तो किताब को पुचकारना चाहिए था, हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए था। हमने सोचा कि वे मजेदार हैं, हैग्रिड ने हरमाइनी से कहा। ओह, बहुत मजेदार है, मेल्फॉय बोला। जो किताबें हमारे हाथ काटने की कोशिश करे वे मजेदार ही तो होती हैं। चुप रहो मेल्फॉय, हैरी ने धीमी आवाज में कहा। हैग्रिड निराश दिख रहा था और हैरी चाहता था कि हैग्रिड की पहली क्लास सफल हो। तो फिर ठीक है, हैग्रिड बोला, जिसका ध्यान भटक गया था। तो तुमने किताबें निकाल ली हैं और अब तुम्हें जादुई प्राणियों की जरूरत है। हाँ, तो अब हम जाकर उन्हें यहाँ लाते हैं, थोड़ी देर इंतजार करो। वह जंगल में जाकर ओझल हो गया। मेल्फॉय ने जोर से कहा, हे भगवान, ये स्कूल तो बर्बाद हो गया है। वह जंगली आदमी अब हमें पढ़ाने लगा है। जब मैं अपने डैडी को ये बताऊंगा तो उन्हें तो दौरा ही पड़ जाएगा। चुप रहो मेल्फॉय, हैरी ने एक बार फिर कहा। बचना पॉटर, तुम्हारे पीछे दम पिशाच है। ओह, लेवेंडर ब्राउन बाड़े की दूसरी तरफ इशारा करते हुए चीखी। 1 दर्जन प्राणी उनकी तरफ आ रहे थे। हैरी ने आज तक इतने अद्भुत प्राणी नहीं देखे थे। उनके शरीर, पिछले पैर और पूंछें घोड़े जैसी थीं, लेकिन उनके आगे के पैर, पंख और सिर विशाल बाज जैसे। उनकी नुकीली चोंच धारीदार चाकू की तरह थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमकदार नारंगी थीं। उनके अगले पैर के पंजे आधा फुट लंबे थे और घातक दिख रहे थे। उन सबके गले में चमड़े का एक मोटा पट्टा था जो एक बड़ी जंजीर से बंधा था। हैग्रिड ने उन सबकी जंजीरों को अपने विशाल हाथ में पकड़ रखा था और उन जानवरों के पीछे पीछे बाड़े में आ रहा था। वह चलो, उसने जंजीरों को हिलाते हुए जानवरों को उस फेंस की तरफ बढ़ाया जहां विद्यार्थी खड़े थे। जब हैग्रिड उनके पास आया और उसे जानवरों को बाड़े में फेंस से बांधा तो सब पीछे हट गए। गरुड़ाश्व, हैग्रिड ने खुशी से कहा और उनकी तरफ हाथ हिलाया। सुंदर है ना?
हैरी हैग्रिड की बात का मतलब समझ गया। आधे घोड़े आधे बाज के रूप वाले इस जानवर को पहले पहल देखने का सदमा खत्म होने के बाद गरुड़ अश्व सुंदर दिखने लगा था। उसकी चमकीली चमड़ी और पंख से लेकर बाल तक हर चीज सुंदर थी। सभी गरुड़ अश्व अलग अलग रंग के थे, भूरे, कांसे वर्ण, गुलाबी, लाल और स्याह काले। हैरी ने अपने हाथ मलते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, इनके पास कौन आना चाहता है? ऐसा लगा जैसे कोई भी ये काम नहीं करना चाहता था। बहरहाल हैरी, रॉन और हर्माइनी सावधानी पूर्वक फेंस के पास गए। अब गरुड़ अश्व के बारे में तुम लोगों को सबसे पहली बात यह पता होनी चाहिए कि वे बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हैग्रिड ने कहा। गरुड़ अश्व बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। कभी किसी गरुड़ अश्व का अपमान मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। मेल्फॉय, क्रैब और गोयल हैग्रिड की बातें नहीं सुन रहे थे। वे आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। हैरी को लगा कि वे शायद इस बात की योजना बना रहे होंगे कि क्लास का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। हमेशा गरुड़ अश्व की पहल का इंतजार करना, हैग्रिड ने आगे कहा, यही विनम्रता है। उसके पास जाकर सिर झुकाओ और फिर इंतजार करो। अगर वह भी सिर झुका दे तो इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें खुद को छूने की अनुमति दे दी है। अगर वह सिर न झुकाए तो जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि उनके पंजे से काफी चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो पहले कौन जाना चाहता है? यह सुनकर क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी पीछे हट गए। यहाँ तक कि हैरी, रॉन और हर्माइनी के मन में भी शंका थी। गरुड़ अश्व अब अपने खूंखार सिर हिला रहे थे और अपने शक्तिशाली पंख लहरा रहे थे। उन्हें जंजीरों का बंधन अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, हैग्रिड ने आग्रह भरी नजरों से देखते हुए कहा। हैरी तत्काल बोला, मैं यह काम करूंगा। उसे पीछे से तेजी से सांस खींचने की आवाज सुनाई दी। लेवेंडर और पार्वती फुसफुसा कर बोली, ओह नहीं हैरी, अपनी चाय की पत्तियों को याद करो। हैरी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो बाड़े की फेंस के पार गया। शाबाश हैरी, हैग्रिड ने तेज आवाज में कहा। तो फिर ठीक है, हम देखते हैं कि बकबीक के साथ तुम्हारी कैसी पटरी जमती है। उसने एक जंजीर खोल दी, भूरे गरुड़ अश्व को बाकियों से अलग किया और उसका चमड़े का पट्टा उतार दिया। बाड़े के दूसरे हिस्से में खड़े विद्यार्थी सांस रोककर खड़े थे। मेल्फॉय की आंखें दुर्भावना से सिकुड़ गई थीं। हैग्रिड ने शांति से कहा, आराम से हैरी, उससे नजरें मिलाओ। अब कोशिश करो कि पलके कम से कम झपके। ज्यादा पलके झपकाने से गरुड़ अश्व तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हैरी ने बकबीक से नजरें मिलाई। उसकी आंखों में तत्काल आंसू आने लगे, लेकिन उसने पलके नहीं झपकाई। बकबीक ने अपना बड़ा सिर घुमाया और अपनी खूंखार नारंगी आंख से हैरी को घूरने लगा। यह हुई ना बात, हैग्रिड बोला। हैरी, अब सर झुकाओ। हैरी बकबीक के सामने अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा खुला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा हैग्रिड ने कहा था। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। गरुड़ अश्व अब भी बिना हिले घमंड से हैरी की तरफ देख रहा था। हैग्रिड ने चिंतित दिखते हुए कहा, ठीक है, अब पीछे हट जाओ हैरी, आराम से। लेकिन तभी हैरी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि गरुड़ अश्व अचानक अपनी पपड़ीदार घुटनों के बल बैठ गया और यह समझने में कोई गलती नहीं हो सकती थी कि वह भी झुक गया है। शाबाश हैरी, हैग्रिड ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, अब तुम उसे छू सकते हो। चलो उसकी चोट छू लो। हैरी को लगा कि इससे ज्यादा अच्छा पुरस्कार यह होता कि उसे पीछे हटने को कहा जाता। बहरहाल वो गरुड़ अश्व की तरफ धीमे धीमे बढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कई बार उसकी चोंच थपथपाई। गरुड़ अश्व ने अपनी आंख आलस में बंद कर ली, जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। क्लास के विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। सिर्फ मेल्फॉय, क्रैब और गोयल ने तालियां नहीं बजाई, जो बहुत निराश दिख रहे थे। तो फिर ठीक है हैरी, हमें लगता है कि अब यह तुम्हें अपनी सवारी करने देगा। हैरी ने इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी। उसे झाड़ू पर तो उड़ने की आदत थी, लेकिन उसे यकीन था कि गरुड़ अश्व की उड़ान वैसी नहीं होगी। तुम उसकी पीठ पर बैठ जाओ, पंख वाले जोड़ के ठीक पीछे, हैग्रिड बोला। और ध्यान रहे उसका कोई पंख मत खींचना, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। हैरी ने बकबीक के पंख के ऊपर अपना पैर रखा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। बकबीक खड़ा हो गया। हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे कहां से पकड़े, क्योंकि उसके सामने हर चीज पंखों से ढकी थी। चलो आगे बढ़ो। हैग्रिड ने गरुड़ अश्व के पुट्ठे पर धौल जमाई। बिना किसी चेतावनी के 12 फुट के पंख हैरी के दोनों तरफ फड़फड़ाने लगे। आसमान में ऊपर उड़ने से पहले उसे बस इतना समय मिला कि वह गरुड़ अश्व की गर्दन को पकड़ ले। यह उड़ान झाड़ू की तरह तो नहीं थी और हैरी जानता था कि उसे कौन सी उड़ान ज्यादा पसंद थी। गरुड़ अश्व के पंख उसके दोनों तरफ फड़फड़ा रहे थे और उसे इसमें जरा भी मजा नहीं आ रहा था। जब पंख हैरी के पैरों पर पड़ते थे तो उसे लगता था कि वह नीचे गिरने वाला है। चमकदार गरुड़ अश्व पर से उसकी उंगलियां फिसल रही थी और वह ज्यादा मजबूत पकड़ बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। निम्बस 2000 की शान सवारी के बजाय गरुड़ अश्व पर वह आगे पीछे झूल रहा था। जब गरुड़ अश्व के पुट्ठे पंखों के साथ ऊपर उठते थे और नीचे गिरते थे तो हैरी भी ऊपर नीचे हो जाता था।
गरुड़ अश्व ने बाड़े का एक चक्कर लगाया और फिर वह जमीन पर उतरने लगा। हैरी को इसी बात का डर था। जब गरुड़ अश्व की चिकनी गर्दन नीचे हुई तो वह पीछे झुक गया। उसे लगा कि वह चोंच पर से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। फिर गरुड़ अश्व के चारों पैर जमीन पर टकराए और हैरी को एक जोरदार झटका लगा। किसी तरह वो पीठ पर बैठे रहने में कामयाब हुआ और दोबारा सीधा हो गया। बहुत बढ़िया हैरी, हैग्रिड गरजा जब मेल्फॉय, क्रैब और गोयल के अलावा बाकी सबने तालियां बजाई। ठीक है, और कौन आना चाहता है? हैरी की सफलता से बाकी विद्यार्थियों में हिम्मत आ गई। वे भी बाड़े में जाने लगे। हैग्रिड एक के बाद एक गरुड़ अश्वों की जंजीर खोलता गया। जल्दी ही पूरे बाड़े में विद्यार्थी घबराकर सिर झुका रहे थे। नेविल बार बार अपने गरुड़ अश्व से दूर भागता रहा, जो किसी भी तरह से अपने घुटने झुकाने के लिए तैयार नहीं था। रॉन और हर्माइनी ने हैरी की आंखों के सामने एक लाल गरुड़ अश्व पर प्रैक्टिस की। मेल्फॉय, क्रैब और गोयल ने बकबीक को चुना। उसने मेल्फॉय के सामने सिर झुका दिया था। मेल्फॉय अब उसकी चोंच थपथपा रहा था और उसे हिकारत से देख रहा था। मेल्फॉय ने हैरी को सुनाने के लिए जोर से कहा, यह बहुत आसान काम है। मैं जानता था कि अगर पॉटी ये कर सकता है तो हर कोई ये काम कर सकता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम बिल्कुल खतरनाक नहीं हो। उसने गरुड़ अश्व से कहा, तुम तो सिर्फ एक बदसूरत और गंदे जानवर हो। यह एक पल में हो गया। गरुड़ अश्व के फौलाद की तरह मजबूत पंजे मेल्फॉय के हाथ पर पड़े और मेल्फॉय चीखने लगा। अगले ही पल हैग्रिड ने बकबीक के गले में पट्टा डाल दिया। बकबीक अब भी मेल्फॉय तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा था। दूसरी तरफ मेल्फॉय घास में पड़ा था और उसका दुशाला खून से लथपथ था। पूरी क्लास दहशत में आ गई। फिर मेल्फॉय चिल्लाया, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, इसने मुझे मार डाला। तुम मर नहीं रहे हो, हैग्रिड बोला, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कोई हमारी मदद करो, उसे यहाँ से बाहर ले जाना है। जब हैग्रिड ने मेल्फॉय को आसानी से उठा लिया तो हरमाइनी ने भागकर बाड़े का दरवाजा खोल दिया। हैग्रिड जब हैरी के पास से निकला तो उसने देखा कि मेल्फॉय की बांह पर एक लंबा गहरा घाव था जिसमें से खून टपक रहा था। हैग्रिड महल की तरफ जाने वाली चढ़ाई पर तेजी से भाग रहा था। जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास के बच्चे सहमे हुए चलने लगे। नागशक्ति के विद्यार्थी हैग्रिड को बुरा भला कह रहे थे। पेंसी पाकिस्तान रोते हुए बोली, उसे तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह मेल्फॉय की गलती थी, डीन थॉमस ने गुस्से से कहा। यह सुनकर क्रैब और गोयल ने अपनी मांसपेशियां चेतावनी के अंदाज में हिलाई। वे सब पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर वीरान प्रवेश हॉल में पहुंचे। मैं देख कर आती हूँ, वो ठीक तो है, ये कहते हुए पेंसी संगमरमर की सीढ़ी चढ़ने लगी। नागशक्ति के बाकी विद्यार्थी हैग्रिड के बारे में बड़बड़ाते हुए अपने तहखाने की दिशा में चल दिए। हैरी, रॉन और हर्माइनी गरुड़द्वार के हॉल में जाने के लिए ऊपरी मंजिल पर चढ़ने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि मेल्फॉय बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हर्माइनी ने चिंता से पूछा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैडम पॉम्फ्री 1 सेकंड में घाव ठीक कर सकती हैं, हैरी ने कहा, जिसकी इससे भी बुरी चोटों को उन्होंने जादू से ठीक किया था। हैग्रिड की पहली क्लास में इस तरह की घटना होना सचमुच बुरी बात थी, है ना? रॉन ने चिंतित दिखते हुए कहा। मेल्फॉय ने उसका खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डिनर के वक्त वे बड़े हॉल में पहुंचे। उन्हें हैग्रिड के दिखने की आशा थी, लेकिन वो वहां नहीं था। वे उसे निकाल तो नहीं रहे? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। वो अपने सामने रखी डिश को छू भी नहीं रही थी। बेहतर होगा कि वैसा न करे, रॉन बोला। वह भी कुछ भी नहीं खा रहा था। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। क्रैब और गोयल सहित बहुत से विद्यार्थी आपस में सटकर गहरी चर्चा में डूबे थे। हैरी को यकीन था कि वे इस बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे कि मेल्फॉय को चोट कैसे लगी। रॉन ने उदासी से कहा, तुम यह नहीं कह सकते कि पहला दिन दिलचस्प नहीं रहा। वे डिनर के बाद गरुड़द्वार के भीड़ भरे हॉल में गए और उन्होंने प्रोफेसर मैगोनिकल का दिया होमवर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों का ही ध्यान बार बार भटकता रहा और वे खिड़की से बाहर देखते रहे। हैग्रिड की खिड़की में रोशनी, हैरी अचानक बोला। रॉन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अगर हम जल्दी करें तो जाकर उससे मिल सकते हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है। क्या पता, हरमाइनी ने धीमे से कहा और हैरी को देखने लगी। मुझे मैदान के पार जाने की इजाजत है, हैरी ने कहा। सीरियस ब्लैक दम पिशाचों को पार करके यहाँ तक तो आ नहीं गया है। उन्होंने अपना होमवर्क एक तरफ रखा और मोटी औरत की तस्वीर से होकर बाहर निकल गए। उन्हें खुशी हुई कि बाहर निकलते समय उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन नहीं था कि उन्हें कितनी देर से बाहर जाना चाहिए। घास अब भी गीली थी और धुंधलके में लगभग काली दिख रही थी। जब उन्होंने हैग्रिड की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। हैग्रिड अपनी लकड़ी के टेबल के पास शर्ट पहने बैठा था। उसके कुत्ते फैंग का सिर उसकी गोद में था। एक नजर में ही वे समझ गए कि हैग्रिड ने बहुत शराब पी ली है। उसके सामने जस्ते का जग रखा था जो बाल्टी जितना बड़ा था। हैग्रिड की इतनी हालत खराब थी कि वो उन्हें ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा था। उन्हें पहचानने के बाद वो भारी आवाज में बोला, हमें लगता है ये एक रिकॉर्ड होगा। हॉगवर्ट्स में आज तक किसी टीचर को पहले ही दिन नहीं निकाला गया होगा। हरमाइनी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें निकाला तो नहीं गया है हैग्रिड? अब तक तो नहीं निकाला गया है,
हैग्रिड ने दुखी होकर कहा और जग में जो भी था उसे एक घूंट में पी लिया। लेकिन यह सिर्फ वक्त की बात है, मेलफॉय की चोट के बाद। वो कैसा है? रॉन ने पूछा। चोट गंभीर तो नहीं थी? मैडम पॉम्फ्री से जितना हो सकता था उन्होंने कर दिया, हैग्रिड ने धीरे से कहा। लेकिन मेलफॉय इसके बाद भी दर्द की शिकायत कर रहा था, कराह रहा था, हाथ पर पट्टी बांधने पर जोर दे रहा था। वह नाटक कर रहा है, हैरी ने तत्काल कहा। मैडम पॉम्फ्री किसी भी चोट को ठीक कर सकती हैं। पिछले ही साल उन्होंने मेरी आधी हड्डियां दोबारा उगाई थीं। मेलफॉय इस घटना को तूल देकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। जाहिर है स्कूल के गवर्नरों को भी इसका पता चल गया है, हैग्रिड ने दुखी स्वर में कहा। उनका विचार है कि हमने पहले ही दिन बड़ा पाठ रख दिया था। हमें गरुड़ अश्व बाद में पढ़ाना चाहिए था, इसके बजाय हमें फ्लावर वर्म्स या कोई ऐसी ही चीज़ पढ़ानी चाहिए थी। हमने तो बस सोचा कि पहली क्लास दिलचस्प होनी चाहिए। सारी गलती हमारी ही थी। सारी गलती मेलफॉय की थी हैग्रिड, हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। हम सब उस घटना के गवाह हैं, हैरी ने कहा। तुमने कहा था कि अगर गरुड़ अश्वों का अपमान किया जाए तो वे हमला कर देंगे। ये मेलफॉय की गलती है कि वो नहीं सुन रहा था। हम डंबलडोर को सच्चाई बता देंगे। रॉन बोला। हाँ, चिंता मत करो हैग्रिड, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे। हैग्रिड की बीटल जैसी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हैरी और रॉन को गले लगा लिया, जिससे उनकी हड्डियां टूटते टूटते बची। मैं सोचती हूँ कि तुमने बहुत पी ली है हैग्रिड, हरमाइनी ने दृढ़ता से कहा। उसने टेबल पर से जग उठाया और बाहर जाकर उसे खाली कर दिया। शायद वो सही कहती है, हैग्रिड ने हैरी और रॉन को छोड़ते हुए कहा। वे दोनों लड़खड़ाकर दूर चले गए और अपनी पसलियां मलने लगे। हैग्रिड कुर्सी से जैसे तैसे उठा और डगमगाते कदमों से हरमाइनी के पीछे बाहर गया। उन्हें छपाक की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने क्या किया? हैरी ने घबराते हुए पूछा जब हरमाइनी खाली जग लेकर अंदर आई। अपना सिर पानी की बाल्टी में डाल लिया है, हरमाइनी ने जग को दूर रखते हुए कहा। हैग्रिड जब अपनी आंखों से पानी पोंछते हुए वापस लौटा तो उसके लंबे बाल और दाढ़ी गीली थी। अब ठीक है, उसने अपने सिर को किसी कुत्ते की तरह हिलाया और उन सब पर पानी की बौछार कर दी। यह अच्छा हुआ कि तुम लोग हमसे मिलने आ गए, हम सचमुच। फिर हैग्रिड हैरी को घूरने लगा, जैसे उसे अभी हाल ही एहसास हुआ कि वो वहां था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गरजते हुए पूछा। वह अचानक गरजा था, इसलिए वे सब हवा में एक फुट उछल पड़े। अंधेरा होने के बाद तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए हैरी, और तुमने उसे बाहर निकलने दिया। हैग्रिड ने हैरी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। हैग्रिड ने गुस्से से कहा, चलो अब तुम लोगों को स्कूल छोड़ने चल रहे हैं। अंधेरा होने के बाद फिर कभी हमसे मिलने मत आना, हम इस काबिल नहीं हैं।